सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती जी और गणेश जी का आह्वान और नमन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। मैं आकृति चौहान, डॉक्टरल फेलो, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल। आज आजादी का अमृत महोत्सव में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में आजादी की मसाल बनी। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव में भारत माता के वीर सपूतों की अद्भुत शौर्य, पराक्रम और त्याग को याद करते हुए अपने अपने विचार, कविता, प्रेरक प्रसंग, शेर, शायरी को व्यक्त करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। ओवर टू यू अर्चना तिवारी जी। धन्यवाद महोदया। आज के आजादी के अमृत महोत्सव सभा का आगाज करने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर अर्ज किया है, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शेर था आपका। अब मैं रिद्धि तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद आकृति जी, मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अपने 75वीं आजादी की बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। और आज हम यहाँ पर इसी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मेरे विचार हैं, मैं एक प्रेरक प्रसंग या कहिए एक जीवनी सुनाने की इच्छा रखती हूँ। एक महान क्रांतिकारी हुए जिनका नाम था वासुदेव बळवंत फडके, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उनके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है।
तो चलिए थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। आज हम आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, परंतु इस आजादी को पाने के लिए हजारों लोगों ने अपने घर द्वार छोड़ दिए, सैकड़ों लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध हुई क्रांति का नेतृत्व किया, और ऐसे ही क्रांति का एक नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी थे वासुदेव बळवंत फडके। इनका जन्म 4 नवंबर 1845 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले फडके भारत के पहले क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की विफलता के बाद आजादी के महासमर की पहली चिंगारी जलाई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनके पिता चाहते थे कि वे एक दुकान पर काम करें, लेकिन उन्होंने पिता की बात न मानी और मुंबई आ गए। उन्होंने जंगल में एक अभ्यास स्थल बनाया जहां ज्योतिबा फुले और लोकमान्य तिलक भी उनके साथी थे। यहाँ लोगों को हथियार चलाने का अभ्यास कराया जाता था। 1871 में उनको सूचना मिलती है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन दिनों वे अंग्रेजों की एक कंपनी में काम कर रहे थे। वे अवकाश मांगने गए, लेकिन मिला नहीं। अवकाश नहीं मिलने के बाद भी फडके अपने गांव चले गए, लेकिन तब तक माँ की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना ने उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया। फडके ने नौकरी छोड़ दी, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की तैयारी करने लगे। उन्हें आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू की। 1879 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। पैसे एकत्र करने के लिए कई जगहों पर डाके भी डाले। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फडके का प्रभाव फैल रहा था। उनकी गतिविधि से अंग्रेज अफसर डर जाते थे। कहा जाता है कि अंग्रेज उनसे थर-थर कांपते थे। अंग्रेज सरकार ने वासुदेव फडके को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर उस समय पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए। 20 जुलाई 1879 को वे बीमारी की हालत में एक मंदिर में आराम कर रहे थे। उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। 17 फरवरी 1883 को काला पानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का एक वीर सपूत शहीद हो गया। उनको नमन, उनको वंदन। धन्यवाद। धन्यवाद रिद्धि तिवारी जी, आपने हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। ओवर टू यू सुरेश। बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी। और अभी रिद्धि तिवारी द्वारा जो एक रोचक जानकारी हमें प्राप्त हुई, इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए आप सबके समक्ष इस आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की कलम की चंद पंक्तियां आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूं। ये वो पंक्तियां हैं जिनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि समय जैसा भी है या हम भटके हुए मार्ग पर हैं, उस भटके हुए मार्ग से आप अपने मार्ग पर कैसे आएंगे, सुगमता की ओर कैसे जाएंगे। उनके द्वारा रचित कुछ पंक्तियां, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो तक आजादी पर्व मनाएंगे। गिलगित से गारो तक आजादी पर्व मनाएंगे। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला,
यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मैं मानूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मैं मानूंगा, हार नहीं मैं मानूंगा। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। बहुत खूब। धन्यवाद सुरेश। अटल बिहारी जी की सुंदर रचना को आपने जिस तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया, धन्यवाद। मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक है? अगला चरण हम शुरू करते हैं। ओवर टू यू राजकुमार सोनी। धन्यवाद मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगा जो कि हम लोगों ने ओलंपिक के बाद बहुत बार सुनी होगी। इसका जो मूल रूप है वो वाहिद अली वाहिद जी ने लिखा था, लेकिन हम इसके मूल रूप से थोड़ा हटके इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। अब मनोकामना पूरी कर दो, रक्त चटाकर तलवारों को, महारुद्र को शीश नवाकर नव अश्वमेघ कर डाला जाए, नव अश्वमेघ कर डाला जाए। निरीहों को जीवन देना, परंतु पृष्ठ आघात अक्षम्य रहे, प्रखर समर के बीचों बीच ऐसा रणघोष बजा डाला जाए, ऐसा रणघोष बजा डाला जाए। समस्त धरा कुरुक्षेत्र बना, इतना समर्थ जुटा फिर से, असुरों को सर्वस्व मिटा, ताकि कहीं पुनः अधर्म ना पाला जाए, कहीं पुनः अधर्म ना पाला जाए। हे पार्थ, अब गांडीव उठा, लक्ष्य पे दृष्टि अड़ा कर रख, प्रथम ध्वनि संकेत मिले और लक्ष्य भेद कर डाला जाए, लक्ष्य भेद कर डाला जाए। है वीर तू स्वर्गति पा जाए, अथवा परिणाम विजय माला आए, बस वीरों की पंक्ति सुशोभित हो, इतना नाम कमा डाला जाए, इतना नाम कमा डाला जाए। जय हिंद, जय भारत माता। इसी के साथ मैं आकृति मैम जी को बुलाना चाहूंगा। धन्यवाद राजकुमार सोनी जी। ओवर टू यू अर्चना तिवारी जी। धन्यवाद आकृति जी, एक बार पुनः अवसर प्रदान करने के लिए पुनः धन्यवाद। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम आज आजादी से ओतप्रोत हो रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 23 जुलाई अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती तिथि है। पंडित जी की प्रचंड देशभक्ति के तमाम किस्से मशहूर हैं। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी, भारत की आजादी और भारत की आजादी। बाकी सारे मुद्दे गौड़ थे इस लक्ष्य के सामने। व्यक्तिगत जीवन का तो कोई मोल था ही नहीं उनके लिए। इस लक्ष्य को पाने के लिए तो जीवन में सुख सुविधाओं की चिंता करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता उनके मामले में। अर्जुन की तरह पंडित जी अपना पूरा ध्यान इसी तरह एक बात पर लगाए रहते थे कि कैसे आजादी प्राप्त की जाए। मुल्क की आजादी पाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी और शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एवं बटुकेश्वर दत्त आदि भी इसके सदस्य बने। बात उन दिनों की है जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त भी इलाहाबाद में प्रवास कर रहे थे। एक दिन सुखदेव कहीं से कैलेंडर ले आए जिस पर शायद किसी सिनेट तारिका की मनमोहक तस्वीर छपी थी। सुखदेव को कैलेंडर अच्छा लगा और उन्होंने उसे लाकर कमरे की दीवार पर टांग दिया और बाद में वे किसी काम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद पंडित जी वहां पहुंचे और ऐसे कैलेंडर को देखकर उनकी भ्रुकुटी तन गई। उनके गुस्से को देखकर वहां मौजूद अन्य साथी डर गए। वे सब पंडित जी का मिजाज जानते थे। पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा पर कैलेंडर को उतारकर फाड़कर फेंक दिया। कुछ समय बाद सुखदेव वापस आ गए। दीवार पर कैलेंडर न देखकर वे इधर उधर देखने लगे और उन्हें उसके अवशेष दिखाई दिए तो वे क्रोधित हो गए। वे भी गर्म मिजाज के व्यक्ति थे। उन्होंने गुस्से में सबको ललकारा कि किसने उनके लाए कैलेंडर की यह दशा की है। पंडित जी ने शांत स्वर में उनसे कहा, हमने किया है। सुखदेव थोड़ा बहुत कसमसाए परंतु पंडित जी के सामने क्या बोलते, सो धीरे से बोले कि अच्छी तस्वीर थी। पंडित जी ने कहा, यह ऐसी तस्वीरों का क्या काम। उन्होंने सुखदेव को समझा दिया कि ऐसे किसी भी आकर्षण से लोगों का ध्यान ध्येय से भटक सकता है। उनका लक्ष्य सिर्फ आजादी, सिर्फ आजादी और सिर्फ आजादी। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना तिवारी जी, बहुत ही खूबसूरत प्रेरक प्रसंग था। ओवर टू यू दिव्या जी। जी, साभार धन्यवाद आकृति जी। सर्वप्रथम उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज हम सभी अमृत महोत्सव मनाने हेतु इस डिजिटल माध्यम से एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैंने पिछले 75 वर्षों में सामान्य जनजीवन में हुए कुछ परिवर्तनों को शब्द चित्रण द्वारा समाहित किया है। किसी भी त्रुटि हेतु क्षमा करें। पंक्तियां माँ भारती के श्री चरणों में समर्पित। सफर 75 वर्ष का पंक्तियां इस प्रकार हैं। सफर, फर्श संघर्ष से अर्श का, सफर 75 वर्ष का। सफर, खादी से सिल्क का, कुर्ते से कोट का, घूंघट से छट्टी बदली ओट का और अबला नारी से स्वीकार, महिला सशक्त से हर्ष का। सफर, फर्श संघर्ष से अर्श का, सफर 75 वर्ष का। सफर, साक्षर प्रतिशत 13 से 73 का, अंगूठा स्याही से कलम अक्षर का, स्याह स्लेट से ऑनलाइन प्रश्न उत्तर का और परिवार साझा से एकल परवरिश का। सफर, फर्श संघर्ष से अर्श का, सफर 75 वर्ष का। सफर, छाछ से कोक का, पारंपरिक पकवानों से केक का, रोटी से जंक फूड, पिज्जा बेरोक टोक का और चौकी आसन का, बूफे से चलते प्रतिकर्ष का। सफर, फर्श संघर्ष से अर्श का, सफर 75 वर्ष का। सफर, साइकिल से मोटर कार का, साप्ताहिक हाट से ऑनलाइन बाजार का, सिक्के नोट से चलती डिजिटल बयार का और माटी महल से बढ़ती कंक्रीट इमारतें प्रतिवर्ष का। सफर, फर्श संघर्ष से अर्श का, सफर 75 वर्ष का। सफर, विमान वेस्टलैंड से सुखोई जेट का, कोयला रेलगाड़ी से ट्रेन आधुनिक बुलेट का, जिंदगी रफ्तार मध्यम से गति तीव्र फटाफट का और टिमटिमाते पीले बल्ब से चमचमाते एलईडी आकर्ष का। सफर, फर्श संघर्ष से अर्श का, सफर 75 वर्ष का। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। सागर में सागर समर्पित अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वरचित, सही में स्वरचित, कितनी अच्छी, बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद।
अपने आजादी के संपूर्ण स्वर्णिम युग को आपने जो है अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, आप अपने विचार, कविताएं, प्रेरक प्रसंग और शेर शायरी को व्यक्त करने के इच्छुक हैं। हेलो मैम। यस मैम, आज मैम आपकी जो कविताएं जो सुनकर मैम, एक पुरानी किताब थी मेरे पास, उसमें कुछ श्रृंगार लिखे हैं मैम, मैं उनको मैम बोलना चाहता हूँ, जो श्री कृष्ण सरल जी ने लिखे हैं। राष्ट्र के श्रृंगार। जी जी। मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने ना देना। जिन शहीदों के लहू से लहाया चमन अपना, उन वतन के लाडलों की याद मुरझाने ना देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने न देना। तुम ना समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, मस्त सौरभ रूप या जो रंग फूलों को मिला है, यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। यह शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। बिछ गए वे नींव में दीवार के नीचे गड़े, महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े। महल अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े। नींव के पत्थर तुम्हें सौगंध अपनी दे रहे हैं। नींव के पत्थर सौगंध अपनी दे रहे हैं। जो धरोहर दी तुम्हें वह हाथ से जाने ना देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने ना देना। देश के भूगोल पर जब भेड़ियां ललचा रही हों, देश के भूगोल पर जब भेड़ियां ललचा रही हों, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हों, देश का कल्याण गहरी शीर्षियां जब भर रहा हो, देश के निर्माण को जब ध्वंस डटकर चल रहा हो, आग यौवन के धमे तुम खिड़कियां शीशे ना तोड़ो। भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उनकी मरोड़ो। जो विरासत में मिला वह खून तुमसे कह रहा है, सिंह की खेती किसी के स्याह को खाने ना देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने ना देना। देश की स्वाधीनता पर आंच तुम आने ना देना। बहुत खूब, बहुत खूब, स्वाधीनता, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। सुरेश जी, कोई गलती हो तो मैम क्षमा करना। मैम अभी कुछ किताबें खोल के देखी तो मैम उनमें ये मिली कि श्रृंगार, तो मैं अभी बोला मैम, बस कोई तैयारी नहीं थी। नहीं, लेकिन एकदम उत्स्फूर्त होकर भाग लेने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। सुरेश, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें। एक बार फिर या पुनः धन्यवाद आकृति जी। और मैं इस कड़ी में अपने 23वें चरण की शुरुआत कुछ इन पंक्तियों के साथ करना चाहता हूं कि भारत का हरदम सम्मान करता हूं, भारत का हरदम सम्मान करता हूं, यहाँ की सुनहरी मिट्टी का गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इशाद मजा आ गया। धन्यवाद आपके अति सुंदर विचार व्यक्त करने के लिए। ओवर टू यू अर्चना तिवारी जी। धन्यवाद महोदय। हृदय से आभार पुनः अवसर प्रदान करने के लिए। पुनः आप सभी को नमन, सभी को नमन, सभी को नमन। आज
जो भी हम प्रेरक प्रसंग घटनाएं डिस्कस करेंगे या आपस में शेयर करेंगे, आज हमने चुना है आजाद जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को। इसी तारतम्य में दूसरी घटना दूसरे दशक के अंत की है। अंग्रेजों का दमन चक्र तेजी से चल रहा था और जनता में खासा रोष था। एक दिन महिलाएं इलाहाबाद में जुलूस निकाल रही थी और हाथ पड़ जाने वाले किसी भी पुरुष पर खासी लानत भेज रही थी, उन्हें चुनौती देकर कि वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आजाद अपने किसी साथी के साथ वहां से गुजर रहे थे। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और एक महिला ने गरजते हुए उन पर शब्दों से आक्रमण कर दिया। आप लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, आप सब मर्दों को चूड़ी पहनकर घर बैठ जाना चाहिए। एक दो महिलाओं ने आजाद के हाथ पकड़ लिए और कहने लगी कि इन्हें चूड़ियां पहनाओ। जाहिर था कि उन्होंने आजाद को पहचाना नहीं था। आजाद मुस्कुराए और उन्होंने अपनी कलाइयां बढ़ाते हुए कहा कि लो बहन, पहना लो चूड़ियां। कद्दावर शरीर के मालिक आजाद के हिष्ट पुष्ट हाथों के चौड़े कट्टों में भला कौन सी चूड़ी चढ़ सकती थी। कुछ देर बाद महिलाएं उनको पहचान गई और शर्मिंदा हो गई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग। अब बिना कुछ विरोध किए उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से अपनी पहचान भी करा दी उनको, महिलाओं को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद 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 अर्चना तिवारी जी। मृत्युंजय जी, आपसे निवेदन है कि आप अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद आकृति, मुझे आमंत्रित करने के लिए, और अनेकों अनेक धन्यवाद इस प्रेरक प्रसंग के लिए महोदय। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल present here. As you all know, this is 75th year of our independence, so we are gathered here to celebrate आजादी का अमृत महोत्सव। सर्वप्रथम मैं अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों के बावजूद अभिव्यक्ति में हुई गलतियों एवं कमियों के लिए कवियों और एवं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले मैं शहीदों को नमन करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी जी के 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम मातृभूमि पर शीत चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। जब भी हम अपने जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न शुरू करते हैं, तो हमें स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रेरक कविता जिसका शीर्षक है अग्निपथ को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हमें उस वर्क के लिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और जब हम अपने प्रयत्नों की असफलताओं या बाधाओं से राह की बाधाओं से हतोत्साहित होते हैं, तो स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी के एक प्रेरक कविता आशा के दीप को स्मरण करना चाहिए। यह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, यह प्रदीप जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है,
थक कर बैठ गया क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की, बूंद गिरी जो पग से। चिंगारी बन गई लहू की, बूंद गिरी जो पग से। चमक रहे पीछे मुड़ देखो, चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि, यह क्लांत नहीं रे राही। और नहीं वो पांव लगे हैं, क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। अपनी हड्डी की मसाल से हृदय चीरते तम का। सारी रात चले तुम दुख झेलते कुशिल निर्मम का। एक खेप है शेष किसी विद पार उसे कर जाओ। एक खेप है शेष किसी विद पार उसे कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता मंदिर प्रियतम का। आकर इतना पास फिरे फिर, वह सच्चा सूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया है, वह फूल खिलाएगी ही। अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और सभी को इससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राप्त प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एनर्जी का समावेश करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर ढंग से श्रेष्ठतम कविताओं का बहुत सुंदर संकलन किया आपने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। सर, ये कविताएं हम सबने पहले सुन रखी हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से इनको बताया कि जीवन पथ में किस प्रकार से प्रेरित कर सकती हैं ये कविताएं, वो बहुत ही उत्तम था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद मृत्युंजय जी। जिस तरीके से आपने माखनलाल चतुर्वेदी जी और रामधारी दिनकर जी की रचना पर प्रकाश डाला, आपका तहे दिल से धन्यवाद। क्या आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक है? मेरा आप सभी से अनुरोध है, आपके पास जो भी कविता, प्रेरक प्रसंग, शेर शायरी हो तो कृपया प्रकट करें। अब हम हमारा अगला चरण शुरू करते हैं। ओवर टू यू युश्रा सिद्दीकी। धन्यवाद आकृति जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। आज की हमारी इस खास सभा में मैं युश्रा सिद्दीकी इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों के सामने दो शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गौर फरमाइएगा। न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है, न पूछो जमाने को कि क्या मेरी कहानी है। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह
वाह वाह। धन्यवाद। धन्यवाद युश्रा सिद्दीकी जी। अब मैं अर्चना तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी कविता व्यक्त करें। माफ कीजिएगा, मैं प्रेरक प्रश्न के लिए सुरेश जी को आमंत्रित करूंगी कि आप आए और अपना प्रेरक प्रश्न व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी। और इन 3 चरणों के प्रेरक प्रसंगों के बाद इस कड़ी को आगे बढ़ाने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए तहे दिल से सहृदय आपका बहुत बहुत आभार। और मैं जो वाक्य आपके सामने रखने जा रहा हूं उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। ये वाक्य उन दिनों का है जब भारत देश के सपूत वीर किशोर भगत सिंह अपनी कक्षा में बैठे थे। इसी बीच उस कक्षा में एक इंस्पेक्टर का प्रवेश हुआ। इंस्पेक्टर को देखते ही उस कक्षा के सारे विद्यार्थी उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगत सिंह जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। जब कक्षा के सारे विद्यार्थी खड़े हो गए उन इंस्पेक्टर के सम्मान में, इंस्पेक्टर की नजर जब उस किशोर बालक पर पड़ी, किशोर बालक भगत सिंह पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक बालक कक्षा में ऐसा है जो मेरे स्वागत में खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, बेटे तुम किस विचार में खोए हुए थे? भगत सिंह अभी भी नहीं छटपटाए और बड़ी ही शालीनता से बोले, आजादी के बारे में। उन दिनों आजादी के बारे में एक किशोर बालक के मुंह से निकले ये शब्द इंस्पेक्टर को झकझोर गए। उन्होंने तपाक से बोला, बेटे आजादी उतनी आसानी से नहीं मिल सकती जितनी आसान तुम समझ रहे हो। यह सुनते ही भगत सिंह बोले, आसान होता नहीं जनाब, बल्कि बनाया जाता है। मैं एक ना एक दिन इस देश को आजाद करवा कर ही दम लूंगा। इतने विश्वास या इस विश्वास से, आत्मविश्वास से ओतप्रोत उस बालक के शब्द सुनकर इंस्पेक्टर से रहा नहीं गया और इंस्पेक्टर बोला, शाबाश बेटे, तुम धन्य हो, तुम्हें आजादी की वास्तविक कीमत मालूम है। यह कहकर इंस्पेक्टर आगे बढ़ गए और उस समय बोले शब्द, कक्षा में बोले शब्द भगत सिंह के और उनकी शौर्य गाथा को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह देश और पूरा संसार भली भांति जानता है, समझता है उस वीर सपूत भगत सिंह को। तो ऐसे थे हमारे भगत सिंह। धन्यवाद। मैम इन सर की बातें सुनकर कुछ पंक्तियां अभी अभी मेरे बनी हैं दिमाग में। वो विजय नहीं जो बिना मेहनत के मिली हो, वो विजय नहीं जो बिना मेहनत के मिली हो, वो देशभक्त नहीं जो देश प्रेमी ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और भगत सिंह जी का वो कथन कितना सही था कि आसान नहीं होता, आसान बनाया जाता है। जी।
धन्यवाद सुरेश जी। अर्चना तिवारी जी, आपसे निवेदन है कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मोहतरमा, एक बार पुनः अवसर प्रदान करने के लिए। अब थोड़ा सा प्रेरक प्रसंग से हटकर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास के गुरुजी हैं, डॉक्टर कुंवर बेचैन। उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के लिए। वाह वाह, बहुत सुंदर। डॉक्टर कुमार विश्वास जब सीआरपीएफ के जवानों को संबोधित कर रहे थे और उसी समय हमारा कश्मीर आजाद हुआ था, जिसमें से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। कुछ पंक्तियां उस कश्मीर के लिए, हमारे भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के लिए। चले कश्मीर की वादी तो हम चुप रह नहीं सकते, चले कश्मीर की वादी तो हम चुप रह नहीं सकते, अराजक हो कोई आदि तो हम चुप रह नहीं सकते, अराजक हो कोई आदि तो हम चुप रह नहीं सकते। मरे शिशुपाल के 99 अपराध सहते हो, मरे शिशुपाल के 99 अपराध सहते हो, कोई गर चाहे बर्बादी तो हम चुप रह नहीं सकते, कोई गर चाहे बर्बादी तो हम चुप रह नहीं सकते। कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, कि जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। दूर है तू मगर मैं तेरे पास हूं, दूर है तो मगर मैं तेरे पास हूं, गीत है तो अगर तो मैं एहसास हूं, गीत है तो अगर तो मैं एहसास हूं। प्रार्थना या इबादत या पूजा कोई, प्रार्थना या इबादत या पूजा कोई, भावना है अगर तो मैं विश्वास हूं, भावना है अगर तो मैं विश्वास हूं। कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। कि मेरे मन में कि मेरे मन में चले हर दिए की कसम, कि मेरे मन में जले हर दिए की कसम, आज तक जो किया उस किए की कसम, आज तक जो किया उस किए की कसम। मैं जहां आस ले रोज बैठा रहा, मैं जहां आस ले रोज बैठा रहा, लौट आओ उसी हाशिए की कसम, लौट आओ उसी हाशिए की कसम, लौट आओ उसी हाशिए की कसम। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति प्रेरक। धन्यवाद अर्चना तिवारी जी। आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक हैं? अगला चरण शुरू करते हुए मैं रिद्धि गौरी जी से निवेदन करती हूँ कि वह अपने विचार व्यक्त करें।
रिद्धि जी, आपसे निवेदन है कि अपने विचार व्यक्त करें। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं बोल रही थी लेकिन शायद सुनाई नहीं दे रहा था। तो इसी सत्र को आगे बढ़ाने के लिए और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि सुरेश जी ने एक प्रसंग बताया था शहीद भगत सिंह जी का, तो उसी कड़ी में मैं आगे उन्हीं के लिखे एक शेर को प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुलाइजा फरमाएगा। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गमों की घड़ी भी खुशी से गुजार दे, जो गमों की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे, मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे, कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है, हमें यह शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद रिद्धि तिवारी जी। मैं अर्चना तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार एक बार पुनः आमंत्रित करने के लिए इस आजादी के अमृत महोत्सव में। जैसा कि हमने आपसे अभी कहा कि आज हम आजाद चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ घटनाएं, कुछ प्रेरक प्रसंग बता रहे हैं। इसी तारतम्य में तीसरी घटना उस समय की है जब आजाद चाकू चलाने की कला में माहिर एक उस्ताद से चाकू चलाना सीख रहे थे। उस्ताद जी पंडित जी को छत पर चाकू चलाना सिखाते थे। पास ही स्थित एक दूसरे घर की छत से, जो इस घर की छत से थोड़ा ऊंची थी, रोज एक युवती और उसका छोटा भाई इस ट्रेनिंग को देखा करते थे। दोनों नियत समय पर छत पर आकर बैठ जाते थे और आजाद को ट्रेनिंग लेते हुए देखते थे। एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि सीखते हुए आजाद का ध्यान थोड़ा हट गया और उस्ताद जी का चाकू उनके शरीर को छीलता हुआ निकल गया। उस्ताद जी और उनके शागिर्द पंडित जी के घाव को देख रहे थे कि उस दूसरी छत से बहुत सारी चीजें वहां बरसनी शुरू हो गई। युवती जो भी उसके हाथ में आ रहा था वो उसे निशाना साधकर उस्ताद जी के ऊपर फेंक रही थी और उसका छोटा भाई भी उसकी सहायता कर रहा था। उस्ताद जी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, लगता है लड़की का दिल आ गया है तुम पे। प्रेम, विवाह, परिवार, धन संपत्ति आदि सब तरह के सुख जो एक सामान्य पुरुष अपने जीवन में चाहता है, उन्हें पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों ने अपने जीवन में प्रवेश करने ही नहीं दिया। जिस बहुमूल्य आजादी का आज हम सब जीवित लोग दुरुपयोग करके देश को रसातल में पहुंचा रहे हैं, वह ऐसी महान आत्माओं के बलिदान से हमें मिली है। ये सब लोग इतने कर्मठ और काबिल थे कि ऐश्वर्य से भरपूर जीवन जी सकते थे, पर वे तैयार नहीं थे स्वाभिमान को ताक पर रखकर गुलामी में जीने को, और देशवासियों को गुलामी की जंजीरों से छुड़वाने के लिए उन्होंने अपने जीवन ओम कर दिए। नमन पंडित जी जैसी महान आत्माओं को, नमन नमन नमन। ये प्रेरक प्रसंग यशपाल जी द्वारा लिखित अद्भुत पुस्तक फांसी के फंदे तक
के स्मरण के सहारे प्रस्तुत किए गए हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब। धन्यवाद बहुत ही मैम, सुंदर मैम। इतनी रोचक कहानियां प्रस्तुत करने के लिए, हमें बताने के लिए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सच में हम सभी लोग ये भूल चुके हैं कि कितने बलिदान दिए हैं, कितने ही क्रांतिकारियों ने, कितने ही देशभक्तों ने, और सही मायने में हम उसका बिल्कुल भी मोल नहीं रखते जो हमें आज स्वतंत्रता थाली में परोस कर मिली है, लेकिन हमें उसका मोल नहीं। ये सच में बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य कि हमने अपने आजादी को, अपने देश को नहीं संभाला तो कल क्या होगा कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने इतना खून पसीना बहाया है उनका कम से कम खून पसीना बर्बाद नहीं, हाँ वही बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश की सेवा करें सच्चे मन से और उसकी आजादी की रक्षा करें। जी। एक बार पुनः धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद मैम। ओवर टू यू राजकुमार सोनी। धन्यवाद मुझे दोबारा मौका देने के लिए आकृति जी। अब मैं आप लोगों के सामने एक शेर प्रस्तुत करना चाहूंगा। जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालों को, जश्न आजादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को, फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को। इसी के साथ देश के शहीदों को नमन करके मैं अपनी ये शेर समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर। धन्यवाद राजकुमार सोनी जी। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, क्या आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करने के लिए इच्छुक हैं? जी मैम, मैं गोपाल पटेल। सबसे पहले गुड आफ्टरनून मैम एंड ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज। मैं यहाँ पर एक छोटी सी कविता बोलना चाह रहा हूँ जो कि हमारे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाटी दो विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, अति सुंदर। थैंक यू मैम। वंडरफुल, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर, अविस्मरणीय। धन्यवाद महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए आपका तहे दिल से आभार। Over to you, सुरेश। धन्यवाद, धन्यवाद आकृति। और मैं इस प्रोग्राम की जो एक कड़ी है जिसमें हम सब एक शेर और शायरी या प्रेरक प्रसंग या कविता या काव्य पाठ कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, इसी के मैं छठवें चरण की शुरुआत करता हूं कुछ इन पंक्तियों के साथ, या मैं कहूं कि मैं आगाज करना चाहता हूं छठवें चरण की
आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बेनाम नहीं होने देंगे। बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, बच्ची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। बहुत अद्भुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, अति सुंदर, अति अद्भुत। सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। सुरेश जी, इतना अति सुंदर शेर हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं युश्रा सिद्दीकी जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। एक बार फिर धन्यवाद आकृति जी, पुनः मुझे यह महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए। इस सभा में मैं जो प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है व्यर्थ का खर्च। ये प्रसंग महात्मा गांधी जी की लंदन यात्रा की एक छोटी सी झलकी है जो इस प्रकार है। गांधी जी भोजन के साथ शहद का भी नियमित रूप से सेवन करते थे। एक बार उन्हें लंदन के दौरे पे जाना पड़ा। मीरा बहन भी साथ जाया करती थीं। इत्तेफाक से लंदन दौरे के समय वह शहद की शीशी ले जाना भूल गई। मीरा बहन ने शहद की नई शीशी वहीं से खरीद ली। जब गांधी जी भोजन करने बैठे तो नई शीशी देखकर मीरा बहन पर बिगड़ गए और बोले, तुमने ये नई शीशी क्यों मंगवाई? मीरा बहन डरते हुए बोली, बापू मैं शहद की वह शीशी लाना भूल गई थी। बापू बोले, यदि एक दिन में भोजन ना करता तो क्या मर जाता? तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग जनता के पैसे से जीवन चलाते हैं और जनता का पैसा बहुत बहुमूल्य होता है। वह पैसा फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद युश्रा सिद्दीकी जी। राजकुमार सोनी जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद आकृति जी, हम लोगों को इस तरह से इतने सुंदर ढंग से पिरोने के लिए, इतने ढंग से संचालन के लिए। और अब इसी के साथ मैं अपनी कविता खूनी हस्ताक्षर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो कि गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा लिखित है। तो प्रस्तुत है कविता खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस सुभाष ने बरवा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। आजादी का संग्राम नहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली सिहाई पर पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती हैं, इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती हैं। धन्यवाद। अति उत्तम, अति सुंदर। धन्यवाद राजकुमार सोनी जी। मैं अर्चना तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद। पहले चरण का अंतिम कुछ 4 पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, फिर इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पर मरता है, कोई हस्ती कोई मस्ती कोई चाह पर मरता है,
कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पर मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, कोई लगाव पर मरता है। ये देश है उन दीवानों का, ये देश है उन दीवानों का, यहाँ हर बंदा अपने हिंदुस्तान पर मरता है, यहाँ हर बंदा अपने हिंदुस्तान पर मरता है। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद अर्चना तिवारी जी। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, क्या आप अपने विचार प्रकट करने के लिए इच्छुक हैं? धन्यवाद। ओवर टू यू राजकुमार सोनी जी। धन्यवाद आकृति जी। आदरणीय उपस्थित साथी, आजादी के 76वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी ने अपने देश के प्रति अपनी भावनाओं को जिस तरह से कविता पाठ, शेरो शायरी और कुछ आजादी के वृतांत के माध्यम से व्यक्त किया है, वो बहुत अविस्मरणीय था। आज हम एक छोटे से प्रयास से कोशिश करेंगे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उनके प्रसिद्ध नारों के द्वारा याद करने की। तो आइए शुरू करते हैं। पहचान सेनानियों के अल्फाज शान, कुछ नारों की मदद से जिन्होंने तय किया भारत की आजादी का। इसमें मैं आप लोगों के सामने कुछ नारे रखूंगा और आपको पहचानना है कि नारे हमें किसने दिए थे, कि स्वतंत्रता सेनानी। तो हमारा पहला नारा है वंदे मातरम। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये नारा हमें किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और कोई इसका उत्तर देना चाहेगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र। तो जी, वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा हमारे ये दिया गया था। वंदे मातरम आजादी के बाद भारत का राष्ट्रीय गीत भी बनाया गया। महान सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लोगों को इस गीत के जरिए भारत माता के महत्व को समझाया था। उनके इस गीत ने जनमानस को देश पर गर्व करना सिखाया था। तो आपका उत्तर सही था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके आऊंगा। भगत सिंह। लोकमान्य। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। जी हाँ, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा हमें दिया था। तिलक उन स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपने विचारों से जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उन्होंने लोगों में स्वराज की भावना जगाई और इसे हासिल करने के लिए संघर्ष का रास्ता भी बताया था। आइए अब हम इसी तारतम्य में अगला नारा जो है वो देखते हैं। अगला नारा है इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। भगत सिंह। चलिए देखते हैं। जी हाँ, भगत सिंह जी ने ये नारा हमें दिया था। अंग्रेजों के अत्याचार के विरोध में युवा भगत सिंह ने आगे बढ़कर न सिर्फ क्रांति का नेतृत्व किया था बल्कि भारत माता के लिए
केवल 23 साल की उम्र में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भी किया था। अगला जो नारा है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, ये उत्तर सही है। नेताजी का मानना था क्रांति के रास्ते चलकर ही आजादी मिल सकती है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया था कि वे आजादी पाने के लिए खुद को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहें। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और उसकी मदद से उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश भी की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत या नारा हमें किसने दिया था? इकबाल, मोहम्मद इकबाल। क्या और कोई भी उत्तर देना चाहेगा? जी सर, अल्लामा इकबाल। यस, आई थिंक। मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि कृपया करके पार्टिसिपेट करें, उत्तर देने की कोशिश, भले ही गलत हो पर हमें इससे कुछ जानकारी तो प्राप्त हो ही जाएगी। जी हाँ, ये उत्तर सही था, मोहम्मद अल्लामा इकबाल। इकबाल साहब के लिखे इस गीत ने मानो देशवासियों को एक संजीवनी दे दी हो। देश प्रेम से ओतप्रोत के गीत हर आजादी के दीवाने को झुमा रहा था। आज भी लोग भारत माता की शान में से गाना नहीं भूलते हैं। अगला जो नारा है वो है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल जी। राम प्रसाद बिस्मिल। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। जी हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी सही उत्तर है। सरफरोशी की तमन्ना भारतीय क्रांतिकारी बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध गीत है जिसे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गाकर प्रसिद्ध किया था। अगला जो नारा है इसी तारतम्य में वो है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। लाला लाजपत राय। जी, लाला लाजपत राय। यस, लाला लाजपत राय। राजकुमार जी जो इस चरण का संचालन कर रहे थे, कुछ नेटवर्क का कुछ इशू हुआ है उनको, जिस कारण से वो अभी इस अपने प्रोग्राम से बाहर होकर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो कुछ ही समय में ज्वाइन कर रहे हैं, अभी बात हुई है। चलिए, इन द मीन टाइम, है ना, हम आप सभी से पूछते हैं कि कैसा रहा आप लोगों का अनुभव इस आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर। सभी डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सभी से अपने अपने विचार व्यक्त करिए। क्या ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, इससे हमारे लिए या हम सबके व्यक्तित्व को निखारने के लिए, या हमें अपने आजादी की बारे में पता चलेगा, कुछ ऐसा लगता है, कुछ हमारे लिए ज्ञानवर्धक
रहे या अपने अपने अनुभव कृपया शेयर करिए, आपस में साझा करें यहाँ पर कि कैसा रहा अनुभव इस आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का। यस मैम, सबसे पहले तो मैम आपकी संस्था को धन्यवाद देना चाहूंगा मैम। मैम इससे मैम बहुत नॉलेज मिली। और मैम जो कि हमारी याददाश्त से दूर थे, जो शहीद, उनकी याद भी आई और हमको अपनी आज़ादी के बारे में दोबारा से फिर जानने का मौका मिला। और जो कि हम गलत फहमी थी हमारे मन में कि हम आज़ाद हो चुके हैं और हमको अब कोई परेशानी नहीं, या अब हमको कुछ करना नहीं, तो उसके लिए भी आपकी संस्थान जागरूक कराए मैम। सुरेश पचौरी जी, आप सुशील पचौरी जी, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप बारे में बताएंगे हम सभी को। मैम मैं मुरैना से हूँ मैम, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज कर रहा हूँ मैम। पॉलिटेक्निक कॉलेज कर रहा हूँ मतलब कौन से ईयर में है? मैम मैं 2nd ईयर में आ गया हूँ अभी। अच्छा, क्या ब्रांच है आपकी? मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको लगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए? यस मैम, होते रहना चाहिए, जिसकी वजह से मैम हमारी क्या है कि याददाश्त भी जो कमजोर थी मैम, वो क्या कुछ बातें आने से मैम थोड़ा याद आ जाती हैं कि हमने ये कभी पढ़ा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। राजकुमार जी आ चुके हैं। चलिए राजकुमार जी शुरू करिए। अब हम अपने इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए अगला नारा देखेंगे, जो कि है अंग्रेजों भारत छोड़ो। श्री मोहनदास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यस मैम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। भारतीय आजादी की लड़ाई के अग्रदूत महात्मा गांधी ने 1942 में ब्रिटिश हुकूमत को अंतिम चेतावनी देते हुए भारत छोड़ने का सीधा निर्देश किया था। यही आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आखिरी लड़ाई भी साबित हुई। और अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला नारा है जय जवान जय किसान। सरदार वल्लभ भाई पटेल। द्वितीय प्रधानमंत्री बाल गंगाधर तिलक। श्री लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री जी इसका सही उत्तर है। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में शास्त्री जी ने देश की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की थी। साथ ही कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। सन 1963 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध लाद दिया था, जिसके लिए हमारे वीर जवानों ने उनका डटकर मुकाबला किया और सन 1965 में ही उन्होंने पंजाब से कराची तक का सफर तय कर लिया था। और उस समय अमेरिका के कुछ नागरिक पाकिस्तान में फंसे हुए थे, जिनको छुड़ाने के लिए अमेरिका ने कहा था कि अगर आप लोग युद्ध वापस नहीं करोगे या युद्ध बंद नहीं करोगे तो हम आप लोगों को अनाज नहीं देंगे। उस समय लाल गेहूं आते थे अमेरिका से, जो कि भारतवासियों को दिए जाते थे। तो इस स्थिति को या इस स्थिति से निपटने के लिए या इस प्रकार की स्थितियां आगे ना आए, इसको देखते हुए ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद हमारे एक और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, उन्होंने इसमें एक शब्द और जोड़ा था जो कि था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ताकि हम लोग आगे विज्ञान के क्षेत्र में भी इसी तरह प्रगति कर सकें। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला नारा है सत्यमेव जयते।
मदन मोहन मालवीय जी। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। जी हाँ, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हमें ये नारा दिया था। मदन मोहन मालवीय जी भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। इन्होंने पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा तथा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण किया था। हमारा अगला नारा है दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद। यस मैम, चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, ये उत्तर सही है। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। ये नारा था भारत की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले देश के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी का। इसी तारतम्य में हमारा अगला नारा है जिसको ना निज गौ था निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरह है और मृतक समान है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी। जी हाँ, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी की ही पंक्तियां हैं। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और उसके 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को भारत ने एक और क्रांतिकारी पत्रकार और नेता खो दिया था। वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी जी। इसी के साथ हमारा दूसरा चरण भी संपूर्ण होता है। इसके लिए मैं सभी उपस्थित गणों को धन्यवाद देना चाहूंगा और भारत माता की जय इस उद्घोष के साथ इस कार्यक्रम, इस दूसरे चरण का समापन करना चाहूंगा। और अब आकृति मैडम को बुलाना चाहूंगा आगे की कार्रवाई के लिए। धन्यवाद राजकुमार सोनी जी, हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आप सभी सहभागियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी कविताएं, प्रेरक प्रसंग और शेर शायरी से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही धन्यवाद हमारी डायरेक्टर मैम प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना तिवारी जी का, जिनके नेतृत्व से यह कार्यक्रम संभव हो पाया। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उस कार्यक्रम के पार्टिसिपेंट्स का होता है। बायोमॉस्किटर्स स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ओर से आप सभी का हृदय से आभार। मैं 2 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को विराम देना चाहती हूँ। जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतेह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमी क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा।
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय 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 भारत माता की जय भारत माता की जय। धन्यवाद धन्यवाद। मैं लीव करना चाहूंगा, थोड़ा मैं बरसात हो रही है, थोड़ा काम है मैम। बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है ना। ठीक, धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम को इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, इतने शॉर्ट टाइम में, अल्प अवधि में सफलता बनाने। एनीवेज, थैंक यू सो मच। नाउ वी आर लीविंग।